नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं 28 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला एबीडीएम एकीकृत हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक प्राइम टेक। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। डॉक प्राइम टेक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको शॉर्ट में एबीडीएम कह देते हैं, इसके साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है। एबीडीएम को देश में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। एबीडीएम एकीकृत हेल्थ लॉकर उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के एक डिजिटल और स्व सहमति वाला स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड का भंडारण और प्रबंधन करेगा। चलिए अब जान लेते हैं हेल्थ लॉकर के बारे में। उपयोगकर्ता एबीडीएम इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर पर अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी बना सकते हैं। हेल्थ लॉकर को उनके एबीडीएम एकीकृत हेल्थ लॉकर को सक्रिय करने के लिए एबीडीएम सैंडबॉक्स अनुमोदन प्राप्त होगा। उपयोगकर्ता एबीडीएम इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर के माध्यम से अपने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कब से एक और एहतियाती खुराक यानी बूस्टर शॉट दी जाएगी? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 10 जनवरी 2022। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमाइक्रोन के डर के बीच बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन और स्वास्थ्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से जश्न मनाने के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया, क्योंकि देश में अत्यधिक संक्रामक रूप ओमाइक्रोन के कारण कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने एहतियात की दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी वैक्सीन की एहतियाती खुराक शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं संबोधन की कुछ अन्य मुख्य बातें। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोविड का टीका लग जाएगा। कोमोर्बिडिटी वाले वरिष्ठ नागरिकों, कोमोर्बिडिटी वो स्थिति होती है जब एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा और भी अन्य बीमारियां लगी होती हैं, तब उस स्थिति को बोल देते हैं कोमोर्बिडिटी। तो कोमोर्बिडिटी वाले वरिष्ठ नागरिकों को 10 जनवरी 2022 से बूस्टर खुराक मिलेगी। हिंदी में कोमोर्बिडिटी को सहरुग्णता भी बोल देते हैं। तो इसी सहरुग्णता वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के पास अपने डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की एहतियाती खुराक का भी विकल्प होगा। स्वास्थ्यकर्मी आज भी अपने दिन के कई घंटे कोविड-19 रोगियों की देखभाल में बिता रहे हैं। इसीलिए स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से एक और एहतियाती खुराक, जिसको बूस्टर शॉट बोल देते हैं, ये दी जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन शुरू हुआ है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शहर में 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू होता है। कार्यक्रम के मंच का निर्माण ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया है। संगीत समारोह में भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई कलाकार भाग लेंगे।
पहले संगीत कार्यक्रम तानसेन के मकबरे और मोहम्मद गौस के मकबरे पर तैयार मंच पर आयोजित किए गए थे। 8वां संगीत कार्यक्रम 30 दिसंबर को झिलमिल नदी के किनारे बेहट, जहां तानसेन की जन्मस्थली है, वहां होगा। अंतिम संक्षिप्त कार्यक्रम उसी दिन ग्वालियर किले में आयोजित किया जाएगा। चलिए नजर डाल लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस समय मंगू भाई सी पटेल हैं एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री यानी सीएम डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है तमिलनाडु सरकार। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली यानी सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च की है। यह सीएम को सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने में सक्षम करेगा, जिसमें उनके कार्यान्वयन की स्थिति, फंड आवंटन और लाभार्थियों की संख्या के साथ साथ बांधों और वर्षा पैटर्न में पानी के भंडारण पर अपडेट शामिल हैं। डैशबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। यह डैशबोर्ड सभी राज्य सरकार के विभागों, प्रमुख जलाशयों के भंडारण स्तर, वर्षा पैटर्न, मूल्य जाल पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा, जो 25 खाद्यान्न या सब्जियों, फलों से अधिक मूल्य स्थिरता की निगरानी करता है और यह कीमतों में संभावित वृद्धि पर अनुमान प्रदान करेगा, जिससे सरकार हस्तक्षेप को सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा डैशबोर्ड के पहले बैच में अर्थव्यवस्था की स्थिति, नागरिक आपूर्ति, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और आपके निर्वाचन क्षेत्र की याचिकाओं में मुख्यमंत्री की स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, ध्यान देने की आवश्यकता वाले जिलों के संदर्भ में राज्य में प्रमुख अपराधों की दैनिक पुलिस रिपोर्ट, शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रगति और जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति, विशेष रूप से सभी घरों में नल कनेक्शन, ये सभी शामिल हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में एफआईडीसी के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है कमलेश गांधी। जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। वित्त उद्योग विकास परिषद यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको शॉर्ट में एफआईडीसी बोल देते हैं, इसने अपने निदेशक मंडल में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के सीईओ और एमडी उमेश रेवणकर के अलावा एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएमडी कमलेश गांधी को एफआईडीसी का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय चमरिया ने एफआईडीसी के सह अध्यक्ष और निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। वित्त उद्योग विकास परिषद, जो परिसंपत्ति और ऋण वित्त पोषण एनबीएफसी का एक प्रतिनिधि निकाय है, इसने अपने निदेशक मंडल में कई नियुक्तियों की घोषणा की है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स के एमडी और सीईओ दीनानाथ दुभाषी को एफआईडीसी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों को 21 दिसंबर को एफआईडीसी की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। चलिए नजर डाल लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। एफआईडीसी का गठन 2004 में किया गया था। एफआईडीसी का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीएल बैंक बोर्ड ने किसे तत्काल प्रभाव से बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है राजीव आहूजा। बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। आरबीएल बैंक बोर्ड ने राजीव आहूजा
जो वर्तमान में बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो नियामक और अन्य अनुमोदन के अधीन है। निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ विश्ववीर आहूजा के तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई। आरबीएल बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीएल बैंक के सीईओ और एमडी थे इस समय तक विश्ववीर आहूजा, एवं आरबीएल बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एफआईए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है मोहम्मद बिन सुलेम। नजर डाल लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन सुलेम को मोटर स्पोर्ट की विश्व शासी निकाय इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में एफआईए भी बोल देते हैं, इसके पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। एफआईए फार्मूला 1, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंड्योरेंस और फार्मूला ई सहित अन्य सीरीज की शासी निकाय है। दुबई में जन्मे 60 वर्षीय पूर्व रैली ड्राइवर ब्रिटिश वकील ग्राहम स्टोकर के खिलाफ खड़े थे, जो 2009 से खेल के लिए टॉड के उपाध्यक्ष हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं पर भी। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का मुख्यालय जान लेते हैं, ये फ्रांस पेरिस में है, और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की स्थापना 20 जून 1904 में हुई। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप पुरस्कार जीता है? आंसर जान लेते हैं। आंसर है फेडरल बैंक और वायना नेटवर्क। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। वायना नेटवर्क भारत के सबसे बड़े व्यापार वित्त प्लेटफॉर्मों में से एक और फेडरल बैंक एक प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक को IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप एजाइल एंड एडेप्टेबल से सम्मानित किया गया है। आपूर्ति श्रृंखला वित्त को स्वचालित और सरल बनाने के लिए फेडरल बैंक के साथ वायना नेटवर्क की साझेदारी को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष इनोवेशन अवार्ड्स ने 48 देशों के 190 से अधिक प्रतिभागियों के साथ वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। चलिए जान लेते हैं इस साझेदारी के बारे में। फेडरल बैंक ने वायना नेटवर्क के साथ भागीदारी की है ताकि डीलरों को उनके अद्वितीय फुल स्टैक तकनीकी बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक सहज ऑनबोर्डिंग अनुभव प्रदान किया जा सके, जो ग्राहक आपूर्ति श्रृंखला खाते की स्थापना, निगरानी, लेनदेन मंच पर दस्तावेजों के डिजिटल प्रमाणीकरण और ग्राहकों को हर कदम पर अधिसूचना सहित डिजिटल समाधान की सुविधा प्रदान करता है। नजर डाल लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा केरल में है। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, एवं फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुकृति उपाध्याय की किस कृति ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है किंतुसुगी। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। अनुकृति उपाध्याय ने अपने उपन्यास किंतुसुगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है, जिसे फोर्थ एस्टेट छाप द्वारा प्रकाशित किया गया था। रतनलाल फाउंडेशन और भोपाल साहित्य और कला महोत्सव की आयोजन समिति ने
एक महिला लेखक द्वारा लिखित और 2020 में प्रकाशित उपन्यास के लिए इस उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए विजेता की घोषणा की। यह पुरस्कार श्री रतनलाल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। अनुकृति उपाध्याय के बारे में जान लेते हैं। अनुकृति उपाध्याय के पास प्रबंधन और साहित्य में स्नातकोत्तर डिग्री और कानून में स्नातक की डिग्री है। वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखती हैं। उन्होंने 2019 में जुड़वां उपन्यास दौरा और भौरी के साथ पाठकों और आलोचकों को चौंका दिया और लघु कहानी संग्रह जापानी सराय के साथ हिंदी पाठकों को प्रसन्न किया। चलिए जान लेते हैं अब उपन्यास के बारे में। किंतुसुगी जो है वो टूटी हुई वस्तुओं को सोने के साथ जोड़ने की एक प्राचीन जापानी कला के नाम पर युवा महिलाओं के बारे में एक उपन्यास है जो सीमाओं को तोड़ने, आघात पर काबू पाने और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने के बारे में है और उन पुरुषों के बारे में जो अपरंपरागत, बेखौफ और स्वतंत्र महिलाओं से हैरान हैं, उन सब के बारे में है। यह मीना की कहानी है, विद्रोही और अनपेक्षित, और यूरी मीना जितनी जटिल है। हाजिम का जो दो संस्कृतियों का बाहरी व्यक्ति था और प्रकाश जो कि अपने सीमित क्षितिज पर से परे देखने में असमर्थ था, इन सभी के बारे में ये कहानी है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहां से किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा तट के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इंग्लिश में जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवं शॉर्ट में डीआरडीओ बोल देते हैं, तो इसने ओडिशा तट के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, शॉर्ट में जिसको हीट बोल देते हैं, तो इसने अभ्यास का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इसके परीक्षण के दौरान उच्च सहन शक्ति के साथ बहुत कम ऊंचाई पर एक उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेप वक्र का प्रदर्शन किया गया था। इसे अन्य प्रयोगशालाओं के साथ साथ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, जिसको इंग्लिश में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, शॉर्ट में एडी बोल देते हैं, इसने और डीआरडीओ प्रयोगशाला द्वारा ये विकसित किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं हीट अभ्यास के बारे में। हीट अभ्यास ने उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च सहन शक्ति के साथ बहुत कम ऊंचाई पर एक उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेप वक्र का प्रदर्शन किया। दो बूस्टर ने लॉन्च के दौरान प्रारंभिक त्वरण प्रदान किया और एक छोटे टर्बोजेट इंजन का उपयोग लंबे समय तक धीरज के साथ उच्च सबसोनिक गति को बनाए रखने के लिए किया गया था। स्वदेशी मानव रहित हवाई लक्ष्य प्रणाली को डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, जिसको शॉर्ट में एडी बोल देते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया है। अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने भी इसके विकास का समर्थन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के हवाई लक्ष्यों की आवश्यकता को पूरा करता है। चलिए नजर डाल लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। डीआरडीओ के अध्यक्ष इस समय डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी सुझाव आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्य फ्रेंड्स और अन्य ग्रुप्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।